नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयनका आप सभी का स्वागत करती हूँ। पीटर रिशेलू की बुक एक आत्मा की यात्रा अ सोल्स जर्नी, हम इस बुक का स्वाध्याय हम शुरू किए हैं और फर्स्ट चैप्टर रितु मंगला जी ने उसका कल एक पार्ट लिया था, हाफ चैप्टर, और बहुत सुंदर तरीके से उसका स्वाध्याय कर रही हैं। हमने जाना अभी तक कि किस तरह से एक आत्मा की यात्रा शुरू होती है, और यहाँ पर पीटर एशेलू के भाई, जो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है कि उनके भाई चार्ल्स की डेथ हो जाती है और वो इतने गम में डूब जाते हैं। फिर उनके जो मन में सवाल होते हैं, उनके जवाब उनको आचार्य के द्वारा दिए जाते हैं, और इस पुस्तक में बहुत सुंदर वर्णन है। आप इस यात्रा में जुड़े रहिए और अपनी यात्रा को भी आगे बढ़ाएं। तो मैं रितु मंगला जी का स्वागत करूंगी। रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैप्टर 1 का पार्ट 2 करने के लिए। वेलकम एंड ओवर टू थैंक यू मीनू जी, थैंक यू वेरी मच। और आप सब डिवाइन सोल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सब मुझे सुनने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंक यू करती हूँ इस ग्रुप की एनर्जीज का, नो योरसेल्फ ग्रुप का, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू करती हूँ पितामह पत्री जी का, ब्रह्म अवतार महाअवतार बाबा जी का, सारे डिवाइन मास्टर्स का, आप सबके गुरु, और मेरे जो अब तक जितने भी डिवाइन मास्टर्स हमारी लाइफ में हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंजल्स, आर्क एंजल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो हमें दिख रही हैं और जो नहीं भी दिख रही हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत। और इनवाइट करते हैं हम उन सबको अपनी इस यात्रा के अंदर। तो थोड़ा सा मैं कल का कंटिन्यूएशन में लाने के लिए थोड़ा सा कहूंगी। कल हमने देखा डिफरेंट टाइप के किंगडम स्टडी किए, है ना, कि कैसे हम खनिज जगत से आए हैं मानव जगत तक, वो सारा हमने देखा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, कैसे जीवन उनके अंदर होता है, कैसे जीवन शक्ति उनके अंदर होती है। आज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे कैसे भय, जो मैंने कल बताया था कि मेढक के अंदर, और भय मतलब उनके अंदर कैसे रहता है, और वो कैसे निकलता है, और कैसे वो मानव स्थिति तक जाता है। आज वो सब हम सुनेंगे। तो अगला दिन हो चुका। पीटर जी इंतजार कर रहे थे कि आज तो मैं देखूंगा कि ये जो हिंदू गुरु हैं, जो मुझे पढ़ा रहे हैं, ये आते कैसे हैं। हर व्यक्ति के मन में होता है। पहले तो वो असमंजस्य में हो जाते हैं, वो इतना उनको ज्ञान समझा के जाते हैं सब चीज, वो उसी चीज को सोचते रह जाते हैं। हम भी ऐसे ही सोचते रह जाते हैं ना। ध्यान की बात कैसी स्थिति होती है हमारी, बस बिल्कुल गोम ट्रांस में चले जाते हैं। तो वही स्थिति उनकी बन जाती है। तो वो कह रहे थे आज तो मैं देखूंगा कि ये दरवाजे के अंदर खोल के आते हैं कि आर पार आ जाते हैं, वो मुझे देखना है। तो इसी उसमें वो बैठे हुए थे। अगले दिन मैं अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था, पीटर कह रहे हैं, और निगाहें मैंने गड़ाई हुई थी अच्छे तरीके से दरवाजे पर, और देखना चाहता था कि वो कैसे आएंगे। 11 बजे, क्योंकि उनका 11 बजे का टाइम निश्चित था। 11 बजे धीरे से हौले से दरवाजा खुला। अब उनको लगा कि हाँ, ये तो सामान्य रूप से ही अंदर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये दरवाजे के अंदर से आ गए। कंफर्म हो गया कि ये दरवाजा खोल के ही आए हैं। उसके बाद उन्होंने उनका अभिवादन किया। अब वो कह रहे, मैंने सोचा कि ये आज मुझको कहेंगे आगे सुनना चाहोगे या बोर हो गए। उनके मन में, जैसे नॉर्मल इंसान के मन में भी चलती है ये चीजें, कि हम मुझसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे। तो वो कहते हैं ऐसा ही हुआ, और वो भी संतुष्टि जान पड़े, मतलब संतुष्टि लग रहे थे मुझसे। तो उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर। स्लाइड शेयर करेंगे मीनू जी आप? यस। हाँ जी। तो हमने ये पढ़ा था कि छोटे छोटे जीव है ना, कल हमने वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर एनर्जीज कैसे चेंज होती हैं, वो सब कुछ देखा। तो उसमें छोटे छोटे जीव, उन्होंने मेंढकों का उदाहरण दिया था कि कैसे उसके लार्वा, कैसे उसके टेडपोल्स, कैसे उनका जीवन समूह चेतना के अंदर होता है, जो जल्दी मर जाते हैं या कुछ शिकार हो जाते हैं, है ना, सांप का या मनुष्य उनको खत्म कर देते हैं। ये सब कुछ देखा हमने, जैसा कि आप स्लाइड में भी देख रहे हैं। समूह के अंदर ये रहते हैं। तो छोटे जीवों से लेकर जंगली जानवरों तक पहुंचते पहुंचते, है ना, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, चेंज मीनू जी। इससे भी नेक्स्ट, ये हम चूहों तक कल पहुंचे थे। हाँ, इसी पर रहने दीजिएगा, मैं बोल जी। दूंगी जब चेंज।
तो छोटे जीवों से लेकर जंगली जीवों तक पहुंचते पहुंचते जीवन शक्ति का स्तर बदल जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बताना चाह रहे हैं वो। अभी ये डार्विन्स थ्योरी इसके बाद आएगी, मैं आपको समझाऊंगी, अभी जब मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए। जानवर एक प्राकृतिक नियम के अधीन होते हैं, है ना। आप देखेंगे कि वो कौन सा नियम है कि जो शक्तिशाली होगा वही टिका रहेगा। जंगल में यही होता है, जो शक्तिशाली होगा वो टिका रहेगा। अब ये क्या है नियम, क्यों है? कि वो पशु जगत में एक आत्म संरक्षण की, अपने आप को बचाने की। कोई भी, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे, कोई भी पक्षी है, छोटा पशु गिलहरी है, आप जाएंगे आहट से वो डर के ऐसे ऐसे देखती है और भाग जाती है, क्योंकि भय है उसके अंदर उस चीज का, कहीं मुझे ये मनुष्य पकड़ ना ले। तो यही चीज वो बता रहे हैं कि जो जंगली पशु होते हैं उनके अंदर एक आत्म संरक्षण की भावना होती है, क्योंकि जो कमजोर जानवर होते हैं या तो वो मार दिए जाते हैं, है ना। किस तरह से मार दिए जाते हैं वो, कि या तो कोई शिकारी उनका शिकार कर लेगा, या अगर वो छोटे जानवर हैं या निर्बल हैं तो कोई बड़ा जानवर उनका शिकार कर लेगा। तो उनके अंदर वो जो रंग है ना भय का, वो चढ़ा हुआ होता है। ठीक है। तो बंदूक से भी शिकारी गोली मार देता है, उनको पता ही नहीं चलता मैं कब इस दुनिया से चला गया। तो वो जो भय होता है, जो डर होता है, वो ताकतवर जानवरों का सर्व, मतलब मनुष्य सबसे ज्यादा उन्हें किससे जो ताकतवर जानवर यहाँ पर कह रहे हैं वो आचार्य क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं ताकतवर जानवर? मनुष्य को। क्योंकि हम भी पशु जगत से बंदर रूप से आगे आए हैं ना, तो ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा भय उसको सबसे बड़े ताकतवर जानवर मनुष्य का होता है। अब आप जानते हैं जंगली जानवर हैं, उनके शरीरों में भी समूह आत्माएं होती हैं, है ना। कल हमने डिस्कस किया था ये सारा, कैसे वो समूह आत्माएं जाती हैं, फिर जन्म लेती हैं, भय के साथ जाती हैं। तो उनके अंदर जन्म में इस जो ये होता है समूह चेतना के साथ वो समूह आत्माएं बनती हैं, तो उनमें दो महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं। अब वो कौन से अनुभव होते हैं? एक तो उनके अंदर आत्म संरक्षण का, और दूसरा जीवित रहने के लिए काम करने का, है ना। जीवित रहने के लिए हमें अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। अपना खाना खाना है, वो तो एक कर्तव्य है, हमें उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, पेट तो भरना है ना। तो वो भी उनका एक अनुभव उससे जुड़े हुए होते हैं कि कहीं कभी तो वो मार दिए जाते हैं, कभी वो अपने से छोटे निर्बल जीवों का भी वो भी करते हैं, मतलब अपने भोजन के लिए उनको पकड़ते हैं। तो अब यहाँ पर डार्विन थ्योरी जो ये बताई गई है, यहाँ पर इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में दोनों तरीके से, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहें इसी को मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। जो डार्विन थे उन्होंने एक बात क्लियर की, ये हमने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा था, एडेप्टेशन के ऊपर था चैप्टर। तो आज वही समझ लीजिए एक टॉपिक रिवाइज हो रहा है आपका। जैसा कल मीनू जी ने भी कहा था कि साइंस में भी ये रिवीजन आज हम करेंगे, ठीक है। तो डार्विन क्या कहते हैं कि इंसान और जीव जंतुओं के क्रमिक विकास को उन्होंने अपने तरीके से कैसे समझाया, उनका मानना था हम सभी के पूर्वज एक ही हैं, हर प्रजाति एक दूसरे से संबंधित है। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है। अब इस चीज को आगे समझिए आप। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये क्या चीज है? अब ये है योग्यतम की उत्तरजीविता। ये डार्विन की थ्योरी है। जो जीव पर्यावरण के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित है, वे जीवित रहने और सफलता पूर्वक प्रजनन करने के लिए उपयुक्त है ना। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वंस मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। लिखा हुआ है यहाँ पर जो उन्होंने थ्योरी दी। साथ में वो कह रहे हैं की फैक्टर इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस was how well suited an organism is to its environment। मतलब जो एक जीव है वो अपनी भौतिक विशेषताओं में तीन तत्वों पर निर्भर करता है। कौन कौन से तीन तत्व हैं? एक उसकी भिन्नता, एक उसका प्रजनन, और एक उसकी आनुवंशिकता। मतलब कि वो जीव भौतिक विशेषताओं के साथ अपने अस्तित्व को जिस संघर्ष में अपनी प्रजाति में लाभ पहुंचा रहा है, वो उसके अंदर संरक्षित हो जाती है और आगे बढ़ा दी जाती है जैसे जैसे उसकी प्रजातियां आगे जाती हैं। जिन व्यक्ति या प्रजातियों में भिन्नताएं होती हैं वो जीवित रहती हैं,
क्योंकि वो उस एटमॉस्फेयर में जीना सीख जाती हैं, अडेप्ट कर लेते हैं उस एटमॉस्फेयर को। यहाँ पर कह रहे हैं डार्विन called the ability of an organism to survive and reproduce in its environment fitness। वो जब भी प्रजनन की क्षमता ले पाएगा जब उस एटमॉस्फेयर में वो एडजस्ट हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि फिटनेस इज द रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन, है ना। उसने उस भौतिक जो विशेषता उसकी हुई उसको अपना लिया, उसके साथ वो सक्सेसफुल होके आगे बढ़ा, उसने अपनी प्रजातियों में वो चीज दी आगे, तो वो परिपक्व हो गया, या तो उसने प्रजनन कर दिया, आगे अपनी संतानों में वो चीज भेज दी। इस तरीके से वो उनकी क्वालिटी बनती चली गई। तो ये थ्योरी इन्होंने दी थी डार्विन ने, कि इस तरीके से ऐसा नहीं है कि जो मतलब स्ट्रांग है या इस तरीके से है कि वो जब भी वो सक्सेसफुल हो सकता है जब उस चीज को वो अपने अंदर जज्ब करके आगे फिर देता है। ठीक है, ये थ्योरी थी डार्विन की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बीच बीच में जब भोजन की कमी हो जाती है तो जानवर क्या करते हैं, वो अपनी ऐसा क्षेत्र ढूंढते हैं, है ना। जैसे पेड़ों पर आप एग्जाम्पल लीजिए कि पेड़ों पर कितने जो कूदने वाले से बंदर को ही लीजिए, कितने आसानी से, या और भी हैं, और आराम से कूद फांद करके इधर उधर पहुंच जाते हैं, फल खा लेते हैं ना। बट जो एक नीचे जो चलने वाला जीव है वो इतनी आसानी से कूद फांद नहीं सकता, क्योंकि उसकी बॉडी उस चीज को अडेप्ट कर चुकी है। और अभी आप आगे और समझेंगे ये चीज कैसे कार्य करती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो इस तरह के जो होते हैं पशु जगत के, वो जो कमजोर होते हैं वो खाने के लिए मार दिए जाते हैं, तो उनके अंदर एक भय बैठ जाता है। तो वो जो जानवर होता है अपनी भोजन प्राप्ति के लिए नए क्षेत्र ढूंढता है, और जैसी उसकी परिस्थिति होती है वो अपने आप को ढालने की कोशिश करता है उसके अनुसार। और अब क्या होना है, उसे आगे जाना है मनुष्य रूप में, तो वो उसी चीज की, उस मनुष्य जगत की स्थिति को पाने के लिए उसी तरह से अपने अंदर उन चीजों को विकसित करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर उसके अंदर मातृत्व वाला भाव पहली बार जागृत होता है। अब पीटर बता रहे हैं कि जो आचार्य ने उनसे कहा कि पशु जगत में जंगली जानवर उस सीढ़ी में सबसे ऊपर हैं, जो समूह चेतना के रूप में अनेक जीवन जीते हैं, और वो इच्छुक भी होते हैं अपनी प्रगति के लिए। अलग शरीरों की आवश्यकता होती है उन्हें, जो कि उन्हें मानव जगत के समीप ला सके। इनसे गुजरना भी समय के साथ जरूरी होता है। अब आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, वो बता रहे हैं जैसे आप हाथी, गधे और भैंसे जैसे जंगली जानवरों को देखिए, मनुष्य इनको पकड़ेगा तो ये पूरी जी जान लगाकर, स्लाइड चेंज कर दीजिए मीनू जी जान से लड़ते हैं। देखिए, ये देखो यहाँ पर वो शिकारी बंदूक से गोली चलाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर किसी का हो गया, है ना, वध हो गया, तो वो उसके अंदर भय बैठ जाएगा। यही चीज यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है कि भय का भाव उसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो वो जो होते हैं जंगली जानवर, वो अपनी जी जान लगाकर लड़ते हैं कि जब तक उनको पालतू ना बना लिया जाए। हाथी, गधे, भैंसे ये सब जंगली होंगे तब तक वो लड़ेंगे, उनको वो प्यार की भावना पता ही नहीं है ना। फिर इंसान क्या करता है, इनको काबू करता है, प्यार करता है, तब वो थोड़े से क्या करते हैं, मनुष्य के गुलाम बन जाते हैं। 100% मतलब 100% वो पालतू नहीं बन पाते, बट उनको क्या होता है, इसके बाद भी जिंदगी में उनकी में गुलामी का जीवन प्राप्त होता है, और उनके जो पिछले जन्मों में डर का भाव रहा वो नहीं होता है इस समय। ओके फ्रेंड्स, वो भाव नहीं रहता। ये देखिए पालतू बनाए जाते हैं तो वो हेल्प करते हैं मनुष्य की, है ना। अब वो बता रहे हैं इस समूह में जो सबसे विकसित मतलब होती है जो जानवरों में प्रजाति, वो मवेशी। मवेशी में क्या आ गए, जैसे घोड़े आ गए, गाय भैंस गौशाला में जो रहते हैं, अस्तबल में रहते हैं, सुरक्षित तरीके से रहते हैं, उनको सर्दी में भी भोजन वहीं पर मिल रहा है। तो इस तरह की जो समूह आत्माएं होती हैं, वो बिना परिश्रम के उनको भोजन मिल रहा है,
तो जो उनके मन में इंसान से जो डर था वो खत्म हो जाता है उनके मन में। तो धीरे धीरे वो मानव जाति का भय उनके अंदर क्या हो जाता है, उस समूह आत्मा के अंदर विलुप्त हो जाता है, और उसकी थोड़ी सी अवस्था, अंतिम अवस्था आ जाती है। देखिए यहाँ पर जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है, एक डॉग के साथ, अभी मैं बताती हूँ आगे कैसे क्या, ये क्या स्थिति होती है डॉग की। पशु जगत की अंतिम अवस्था में जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। अब वो अवस्था क्या होती है, पालतू पशुओं की, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली की। जो उसकी अवस्था थी, सोचिए, दसियों हजारों टैडपोलों के रूप में जो शुरू हुई थी भय के साथ, वो अब किस में बदल गई, पहुंचते पहुंचते अनेक अनुभव लेती हुई विभाजित होकर छोटी होते होते केवल 2 भागों तक सीमित रह जाती है। 2 भागों तक कैसे, जैसे 2 घोड़े, 2 कुत्ते, 2 बिल्ली के रूप में। अब ये समझिए कैसे ये 2 भाग। समूह आत्मा विकसित होते होते उस अवस्था तक पहुंच जाती है जहां वह केवल 2 खंडों में बटी हुई है। जब वह पूरी तरह पारिवारिक हो जाती है, इंसान को पूरी तरह समझने लगती है, तो उसका क्या होता है, एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एक तरीके से वो हो जाती है, और सत्य को वो जानने लग जाती है। जो ये समूह आत्मा होती है, इसको कितने जीवन और जीने होंगे, यह उन मनुष्य पर निर्भर करता है जो उस जानवर से जुड़े हुए हैं। समझिएगा इस पॉइंट को, यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझाया है कि किस पर निर्भर करता है, कि वो किस मनुष्य से जुड़ी हुई है। 2 मालिकों में से अगर एक भी, समझ रहे हैं, 2 मालिकों में से अगर एक भी इन घोड़ों, कुत्तों या बिल्लियों के प्रति उदार नहीं है, या उनके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं दिखाता, तो क्या होगा, उनके साथ क्रूरता का बर्ताव करता है, तो उनके जो पिछले 20 जन्मों में, 20 या फिर ये तो एक अप्रोक्सीमेट लिया है उन्होंने, 20 जन्मों में उनका जो मानव भय जो आंशिक रूप से खत्म हो चुका था, सोचिए, वो दोबारा से उनके अंदर आ जाएगा, लौट कर आ जाएगा, और कई जन्म उन्हें दोबारा से जीने पड़े। वो ये कह रहे हैं, मैं उन्हीं की भाषा में आपको बताती हूँ पढ़कर, मैं बहुत जोर देकर बार बार यह बात नहीं कहना चाहता कि लोग इस बात को समझें कि पालतू जानवरों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना कितना जरूरी है, ताकि उनके मन से भय निकल जाए और वे मानव की को भली प्रकार समझ सके। यदि ऐसा हो जाए तो पशु जगत की यह अंतिम अवस्था उन्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी। कृपया इस बात को साफ तौर पर समझ लें कि कोई भी समूह आत्मा तब तक मनुष्य के रूप को प्राप्त नहीं कर पाती जब तक उसमें से मानव जाति के प्रति भय का भाव पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। प्यार केवल मनुष्य के हृदय का भाव नहीं है मास्टर्स, वो समझा रहे हैं, यह तो सृष्टि के हर जीव को घेरे हुए है। पशुओं के विकास में मानव की भूमिका सच्चे अर्थों में यह देखना है कि प्यार से ही डर को जीता जा सकता है। जब तक जानवरों को मनुष्य का प्यार, उनकी मदद नहीं प्राप्त होगी, जब तक नहीं मिलेगी, उनकी प्रगति नहीं है। तो इस बात पर उन्होंने जोर दिया है, उन्हीं के शब्दों में मैंने आपको बताया है। उनके जो विकास का मार्ग है वो रुका रहेगा। इनके पास भी 2 ऑप्शंस होती हैं, पशु जगत में भी 2 ऑप्शंस होती हैं जो ये पालतू होते हैं, दिल का और दिमाग की। तो ये पशु की श्रेणी पर निर्भर करता है कि वह क्या रास्ता अपनाएगा। मान लीजिए एक डॉग का एग्जाम्पल ले रहे हैं वो यहाँ पर, कि डॉग कैसे पहुंचता है। अभी पीछे वाली स्लाइड ही कर दीजिए मीनू जी। कुत्ता प्यार व बलिदान के द्वारा मानव जगत में पहुंचता है, ठीक है। वह अपना मालिक या जिन्होंने उसे अपना लिया हो, आप सबका एक्सपीरियंस भी रहा होगा, क्योंकि डॉग से तो रहता है सबका एक्सपीरियंस। मानव जगत में जब वो पहुंचता है, जिन्होंने उसको अपना लिया, उनके परिवार के प्रति इतना वो समर्पित होता है कि उसके ऊपर जब वो विपत्ति का मतलब कोई भी परेशानी का समय आया,
तो वो अपनी उस आत्म संरक्षण की भावना को भी भूल जाता है। अपने बचाव की जो उसकी पशु जगत में भावना पनपी थी ना, उसको भी वो भूल जाता है। अपनी जो उसकी मूलभूत वृत्ति थी जो उसके अंदर, उसको वो भूल जाता है। और जो उसका मालिक होता है या उसके परिवार का कोई भी सदस्य है जो परेशानी के अंदर है, उसको बचाने के लिए वो अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। तो कुत्ते के लिए प्राणों का बलिदान करके समूह आत्मा का जो ये इन्होंने विशिष्टीकरण बताया, उसको पा लेना ही आवश्यक नहीं है। उसने वो सब कुछ सीख लिया। क्या सीख लिया? जो उसे पशु जगत में सीखना था, और उसके अंदर से मानव जाति का भय भी दूर हो गया। तो इसका क्या फल निकलेगा कि अब उसको समय की बर्बादी नहीं होगी उसकी कि वो पशु रूप में और अधिक जन्म ले। उसकी प्रारब्ध तो कहीं और है। वह एक नए और अधिक जागृत क्षेत्र में उसको भेजा जाएगा। अच्छा, यह कोई जरूरी नहीं है कि उसको मानव जगत में बहुत ही उच्च या कुछ मतलब इस तरीके से जन्म मिलेगा। हो सकता है कि उसको अविकसित या निम्न श्रेणी के मनुष्य के रूप में ही हो, क्योंकि आत्मा में पशु जगत में रहते हुए पिछले कुछ जन्मों में उसने कई अनुभव अर्जित कर लिए। विशेषकर वह जन्म जिसमें उसने अपने मालिक के लिए अपने प्राण दे दिए, क्योंकि वो तो उसके उसमें नहीं था, पर उसने सीख लिया उसी जन्म में रहकर। ऐसी आत्मा को ऐसा मिलता है जो सर्वाधिक अविदित शरीर से ऐसा ऊपर हो। फ्रेंड, अब आप घोड़े को भी उसी के ऊपर, उसने माथे के ऊपर, फोरहेड के ऊपर अपने पैर रखे हुए हैं घोड़े ने, है ना? तो वो घोड़ा भी अपने जो उनका उसका वो होता है, मतलब स्वामी या मालिक कुछ भी कह सकते हैं आप, मालिक के प्रति बिल्कुल समर्पण के कारण उसको वो भी एक बिल्कुल समर्पित भाव से रहता है अपने मालिक के साथ। और जरूरत पड़ने पर वो ऐसे ऐसे कार्य कर डालता है घोड़ा भी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उसने आपकी सहायता कैसे कर, और बाद में एकदम मरकर गिर जाता है। तो एक कुत्ता या घोड़ा अपने समर्पण और बलिदान के बल पर मानव जगत में प्रवेश पाते हैं। परंतु अब देखिए आगे सुनिए, बिल्ली का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। बिल्ली तो बिल्कुल समझ चुकी है, इंसान को बिल्कुल समझ के सीख चुकी है। वो ये उसको समर्पण की जरूरत नहीं है। वो श्रेष्ठ स्थान पाकर ये अधिकार हासिल कर लेती है। पुराने जमाने में फिलोसफर्स भी कहते थे ये चीज, दार्शनिक कहते थे, घोड़ा और कुत्ता तो प्रगति का अधिकार अपने समर्पण से पाते हैं, पर बिल्ली चालाकी से यह अधिकार पाती है। उसमें तर्क शक्ति की टिमटिमाती रोशनी देखी जा सकती है। और अब आगे आप हाथियों का उदाहरण ले सकते हैं। जी बिल्कुल कहा, सही कहा नितिन जी ने। राणा प्रताप जी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। हमें हाथियों के ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां उन्हें मनुष्य की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कई जगह अत्याचार भी किया जाता है ना? बट बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षित भी किया जाता है। और बंदर जो चिड़ियाघरों में रहते हैं, है ना, चिड़ियाघर में रहते हैं ना, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो भय रहित परिवेश में रह रहे हैं और अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए देखे जा सकते हैं। कितने खुश होते हैं जब वो हमें रिप्लाई करते हैं। तो उनका दिमाग इस्तेमाल, मतलब उन्होंने अडेप्ट कर लिया उस स्थिति को और आगे बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे। इससे पता चलता है कि वे भी इंसानों की बातें समझते हैं। वे जानवर जो पालतू जानवर की जिंदगी नहीं भोग पाते, मानव शरीर की निम्नतम श्रेणी को पाते हैं। और जो ये जो इस तरीके से जो अपने प्राण छोड़ देती है ना समूह आत्माएं, इनका बताया है कि दूसरी और अत्यधिक विकसित कुत्तों की समूह आत्माएं निम्न मानव शरीरों को प्राप्त करने की बजाय वो विकसित मानव बनती है। उन जनजातियों के सदस्यों के रूप में बनती हैं वो जो पीढ़ियों से मानवता की सेवा की है जिन्होंने। समझ रहे हैं आप बात को कि किस तरीके से ये सिस्टम सारा चल रहा है?
इससे पहले कि मैं मानव जाति की आरंभिक जिंदगियों की बात करूं, जिसका पशु जगत में बिताई जिंदगी से विशाल अंतर है। वो कह रहे हैं, ऐसे जानवर का उल्लेख करना चाहूंगा जो मनुष्य के रूप में आने लायक तो हो गया, पर अभी उसका शरीर जानवर का ही है। कुछ लाइंस मैं इस बुक के अंदर की ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि उनका भाव उसी के अंदर ही है। तो प्लीज मास्टर समझने की कोशिश कीजिएगा। पशु जगत से मानव जगत में उसका स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर तो समय आने पर होगा ही, जब उसका भय निकल चुका होगा और उसके भीतर का प्रेम पक्ष पर्याप्त विकसित हो चुका होगा। अब जो एक कुत्ता है, वो आधा समूह चेतना में है, प्राकृतिक मृत्यु पा चुका है वो, पर उसको दूसरा आधा भाग एक दूसरा कुत्ता भी जीवित है, जिसे अब कोई नया पाठ नहीं पढ़ना है। तो वो क्या है, मनुष्य समान हो जाता है। देखिए उसका बैठने का स्टाइल, देखिए कैसे समझ रहा है वो चीजों को। आपने निस्संदेह कोई ना कोई ऐसा कुत्ता देखा होगा जो बिल्कुल इंसान जैसा आपको लग रहा होगा। तब वह सारी बात समझ जाता है, एक एक विचार आपका समझ जाता है। आप हेलो हाय करेंगे, वो भी वो करता है। आप बोलेंगे सिट, वो बैठ जाएगा। स्टैंड अप, वो खड़ा हो जाएगा, है ना। तो उसमें हर क्रिया को समझने की अलौकिक क्षमता होती है। ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती कि एक जानवर में इतनी समझ कैसे आ गई, इतनी समझ। उसमें अंतर ज्ञान की सुगंध होती है मास्टर्स। ऐसा कुत्ता वास्तव में मानव कुत्ता होता है, जिसका रूप तो कुत्ते का होता है, पर बुद्धि मनुष्य जैसी होती है, जो खुद फैसले लेता है, खुद ही उसका जिम्मेदार भी होता है। तो आप जानना चाहेंगे कि मनुष्य और जानवर में फिर मुख्य अंतर क्या है। तो उसमें मुख्य अंतर है तर्क क्षमता और उसके साथ ही प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता का। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड एन एनिमल। तो अब आप रीजन जानेंगे। जो इंसान है वो सही गलत जानता है। मनुष्य योनि में उसके आरंभिक जीवनों में भी वह खुद फैसले लेता है, परंतु जानवर पशु जगत के नियमों का पालन करना होता है, वो उनके अधीन होता है ना। कुछ ज्यादा सोच ही नहीं पाता वो इंसान। तो बुरा रास्ता भी चुन लेगा, उसे पता है कि प्रकृति में ये बाधक हैं चीजें, फिर भी वो इस चीज को करेगा। पर जो पशु होता है वो अपने जिन नियमों के अधीन है उसी के अकॉर्डिंग वो चलता है। परंतु जानवर अपनी वृत्ति के अनुसार कार्य करेगा, क्योंकि यही उसके जगत का नियम है। ये सब कुछ इतना विस्मयकारी था। पीटर कह रहे हैं कि इतना विस्मयकारी था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या समझा रहे हैं मुझे। पीटर आश्चर्यचकित थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। मैंने निश्चय किया कि इन 2 दिनों का वह सब कुछ लिख लूंगा जो मुझे याद है, क्योंकि उन्हें लगा कि इतनी रहस्यजनक बातें हैं, ये सब कुछ इतना अच्छा है, और मुझे सारा तो याद रहेगा नहीं, है ना। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। और यह वह फैसला भी कर लिया कि अब मैं साथ साथ शॉर्ट हैंड में नोट्स लिख लिया। शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है ना, कि सिंबल्स के द्वारा, थोड़ी राइटिंग मतलब कुछ वर्ड्स के द्वारा हम उसके नोट्स बना लेते हैं, फिर बाद में उनको बड़ा करके लिख सकते हैं। ये सब चीजें उन्होंने डिसाइड की। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि वो भी ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि यही जगत का, उसके जगत का नियम है कि पशु और मनुष्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे जाते हैं, कैसे एक स्थिति पशु जगत से वहां तक आगे तक जाती है। ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि वो व्यक्ति वहां से चले गए। तो मास्टर्स, फर्स्ट अध्याय इतना था, जो पशु जगत के साथ हमें बताया गया। सारी चीजें बताई गई कि कैसे एक सोल इस थॉट के साथ, जैसे उन्होंने बताया कि एक आत्मा, जैसे अभी स्लाइड पर लिखा हुआ ही है कि कैसे ये प्रोसेस चलता है हमारी लाइफ में। तो मैं इस फर्स्ट चैप्टर को इसी थॉट के साथ कंक्लूड करूंगी कि हमें पशु जगत के साथ, जो भी आपके पास जानवर हैं या पशु हैं, जो भी है, जिस बात पर उन्होंने जोर दिया,
कि उनके साथ बहुत प्यार भरा व्यवहार करना है। इससे उनकी आगे की यात्रा बहुत आसान हो जाती है। और इसको कंक्लूड करूंगी मैं पत्री जी के एक विचार के साथ। पत्री जी ने अंतिम अवस्था बताई है हमारी, उत्साह और उमंग के साथ जीना। प्रत्येक क्षण में आनंद है, प्रत्येक परिस्थिति दिलचस्प है। अब जीवन हमेशा गतिशील है, अब जीवन पूर्णतः चमत्कारिक है। अब हर विचार के पास शक्ति है, जैसे ही विचार उत्पन्न होता है वह पूर्ण हो जाता है। अब हर शब्द शक्तिशाली और विस्फोटक है, हर कार्य कला और अनुग्रह से परिपूर्ण है। अब जीवन निरंतर एक उत्सव है। तो जुनून के साथ देना और जुनून के साथ लेना। राइट फ्रेंड्स, उत्साह पूर्वक जीवन जीने का अर्थ है खुशी, प्रसन्नता और प्रेम से देना, और खुशी, प्रसन्नता और प्रेम से लेना भी। एक बार प्यार से हाथ फेर कर देखिए, है ना, डॉग के ऊपर या जो भी पेट है, गाय को रोटी खिलाते हो, एक बार ऐसे प्यार से आप अपने ऊपर ही लेके देखिए ना, कोई आपके सिर पे हाथ फेरे, मतलब कई बार तो अश्रु ही निकल आएंगे आंखों से। राइट। तो हर कोई प्यार का ही भूखा है। पत्री जी यही समझा रहे हैं कि उत्साह से जीने का अर्थ यह भी है कि हम हर व्यक्ति और परिस्थिति को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। निरंतर प्रसन्नता और जुनून के साथ स्वीकार करना अब हमारे अंदर स्वाभाविक हो गया है। देखिए कितनी अच्छी अफर्मेशन दी पत्री जी ने। हर परिस्थिति में अनुग्रह के साथ दो, और हर परिस्थिति में अनुग्रह के साथ लो भी। हम क्या करते हैं, देना। मैं तो बहुत बड़ी दानी हूँ भाई, मुझे तो देना ही है। लेने की स्थिति में होती ही नहीं, मेरा अहंकार आ जाता है कई बार, है ना। तो हमें देना भी है और उसी अनुग्रह के साथ लेना भी है। फिर एक ग्रेटिट्यूड की भावना भी रखनी है उसके साथ लेते समय। एक आत्मज्ञानी का यही स्वभाव बन जाता है। फिर हमारी जो भी अवस्थाएं हैं, सबसे पहली क्या आती है, हमारी ध्यान की अवस्था, जो पत्री जी बताते हैं। ध्यान की अवस्था, उसके अंदर आपकी 3 अवस्थाएं बनती हैं, आनापानसति ध्यान, कायानुपस्सना ध्यान और विपस्सना। 3 स्थिति आपकी बनती है। कई मास्टर्स हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विपस्सना ध्यान करना चाहिए, वही अच्छा है। तो आज मैंने इसीलिए ये टॉपिक लिया है, क्योंकि हमारा स्वाध्याय थोड़ा जल्दी पूरा हो गया, तो 5 मिनट्स हम लगा सकते हैं इसके अंदर। पत्री जी क्या कह रहे हैं कि आन अपान सती ध्यान क्या कर रहा है आपका, वो क्या है, उच्च श्वास और निश्वास, है ना। तो क्या है, श्वास सती मीन्स क्या, श्वास का एक हो जाना। तो इससे क्या हो रहा है, जब हम अपनी प्राकृतिक श्वास के साथ एक हो जाते हैं तो मन क्या होता है, विचार शून्य हो गया। अभी स्वाध्याय किया है ना हमने, जाना। बट कभी कभी हम ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल अपने आप ही ट्रांस की स्टेट में चले जाएंगे सुनते सुनते। कई बार नींद की अवस्था बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। स्वाध्याय में भी नींद आ जाती है कभी कभी। जब हम शुरू शुरू में आते हैं ना, तो सबको नींद आ जाती है, मुझे भी आ जाती थी शुरू शुरू में। बट अभी क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे हमारी अवस्थाएं चेंज हो रही हैं, आत्मज्ञान से जागरूकता आ रही है, तो सब चीजें अच्छी तरीके से हो रही हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, मन विचार शून्य हो जाता है तो विश्व ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। अब नेक्स्ट क्या है, कायानुपस्सना। अब वो क्या चीज है, शरीर के भीतर होने वाली गतिविधियां। जैसे हमने अफर्मेशन से उस दिन ध्यान किया ना, ठीक है, उससे क्या हुआ, विश्व ऊर्जा तो पर्याप्त मात्रा में शरीर फैली हुई है ना, उसको हम ले रहे हैं अपने शरीर के अंदर। तो हमारे शरीर की 72,000 जो नाड़ियां हैं वो शुद्ध होने लग जाती हैं। ठीक है, आपकी काया में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, उससे शरीर के भीतर वाली गतिविधियों का अनुभव होता है। कईयों को मूवमेंट आने लग जाएगी, कई पीछे को, कई आगे को, है ना। जैसी जिसकी अपनी जर्नी है वो होना स्टार्ट हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, कायानुपस्सना। अब अगली आती है विपस्सना। वो क्या चीज है, विशेष विशेष रूप से देखना या विशेष दृष्टि होना। जब नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है तो हम विभिन्न प्रकार के दिव्य दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं। यह तीसरी आंख सचेत होने का अनुभव है। जरूरी नहीं है कि आप इसी उसमें हो जाए, मेरी तो हुई ही नहीं सचेत या मुझे करनी है, नहीं, इस सब में नहीं फंसना। पत्री जी बिल्कुल मना करते हैं, बस अपनी नेचुरल श्वास के रहो, सब अपने आप होगा ही होगा, क्योंकि ये स्टेजेस हैं डिफरेंट। उसके बाद दूसरी अवस्था आ जाएगी आपकी, ये सब कुछ होने के बाद आत्मज्ञान की, जो अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं।
तीसरी आंख आपकी जागृत हुई, जान लेते हैं आप शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा के थॉट पे हम बिलीव करने लग गए। उससे पहले तो हम बार ही बार उलझे पड़े थे ना कि पता ही नहीं था, हाँ है कोई चीज आत्मा हमारे अंदर, बट अभी हमें पता है कि क्या है। तो वो क्या कह रहे हैं, ये जानना ही आत्मज्ञान है। जैसे जैसे हमारी ध्यान साधना बढ़ती है, आत्मज्ञान क्या हो जाता है, हमारा केंद्र बिंदु हो जाता है। अपने मन के स्वामी बन जाते हो आप, और अपने दिन प्रतिदिन के संसार में उचित बुद्धि के प्रार्थी बन जाते हो। आप विजडम के साथ कार्य करने लग जाते हो, आपको कोई भावना अफेक्ट नहीं करती, और आप हंसते रहते हो, खुश रहते हो। ठीक है, लेट इट बी, लेट गो, ये सब कुछ मतलब नेचुरली आने लग जाता है। लेट गो, लेट गो, कोई नहीं, क्या हो गया, सबकी अपनी जर्नी है, मेरी भी है, इनकी भी है। तो ये कैसे आ रही है ये चीजें, इसी प्रोसेस के थ्रू ही आ रही हैं, और वो नेचुरली आपके शरीर में हो रहा है। जब हमारा आत्मज्ञान गूढ़ हो गया, तो हम दो अन्य गतिविधि की भी आवश्यकता पड़ेगी आपको, सुन लो। क्या मास्टर जरूरत पड़ेगी, जो अभी आप कर रहे हो, स्वाध्याय, और जितने भी सज्जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, सज्जन सांगत्य। इतने सारे सज्जन हम सब बैठे हुए हैं, ये सज्जन सांगत्य है ना। तो हम इतने अच्छे अच्छे महापुरुषों की चीजें पढ़ रहे हैं, फिर उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो चीजें जा रही हैं, और हम क्लियर भी कर रहे हैं अपने कंसेप्ट। तो एक पूर्ण नियंत्रित जो मन होता है वही स्वाध्याय कर सकता है मास्टर्स, ये भी लिख लीजिए बात। पत्री जी कह रहे हैं, जो पूर्ण नियंत्रित मन होगा वही कर पाएगा स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि क्या, आध्यात्मिक वैज्ञानिकों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन करना। वो बहुत पुस्तक पढ़ते थे, पत्री जी बहुत पढ़ते थे। शायद वही ज्ञान है जो हमें वो इतने छोटे, आप इन बातों को पढ़ेंगे ना, पूरी पूरी बुक है एक एक लाइन के ऊपर। आज ही मुझे कोई बता रहा था, जो आप ये बात बता रही हो, थिंकिंग एंड डेस्टिनी, पूरी बुक है इसके ऊपर। कह रही एक बात इतनी इजी से समझ आ गई, वो पूरी बुक में समझ नहीं आई। तो होता है, लेखक हर कोई अपने अकॉर्डिंग बढ़िया लिख रहा है, बट पत्री जी ने हमें कितने आसान तरीके से 2 लाइनों में वो चीजें दे दी। आप समझ गए, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य क्या हुआ, एक दूसरे से वार्तालाप करना, जो हम करेंगे अभी मेरे चुप होने के बाद, आपस में करेंगे हम सब। आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन और आध्यात्मिक विज्ञानों की संगत के बिना हमारा आत्मज्ञान परिपक्व है ही नहीं। मेरा भी ज्ञान परिपक्व नहीं है जब तक आप सब अपने विचार नहीं देंगे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, है ना। मैं भी समझ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, बोल रही हूँ, फिर आप सब भी वही से सब सब चल रहे हैं बस साथ साथ। अब किसी भी वस्तु के लिए दुखी ना हो, शोक ना करें, अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं। ये स्टेटमेंट स्पेशल दी है पत्री जी ने। हमें सफलता मिले या असफलता, ये जरूरी नहीं मैं सफल ही होंगी तभी करूंगी, या मैं इस रास्ते पर हूँ। कई बार होता है ना कि हम 4-5 रास्ते पकड़ लेते हैं, लेट इट बी, जिसमें मैं सफल हो जाऊंगी वहीं चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। आपके अंदर तक जो जाए, जो आपको जोड़े, जो आपको समझे, जिसमें आप इजी फील करें, उसमें रहिए। हर रास्ता ना आपके लिए है ना मेरे लिए। तो वो यही कह रहे हैं, हमें सफलता मिले या असफलता, हानि हो या लाभ, कैसी भी परिस्थिति हो, हम धरती पर उत्सव मनाने आए हैं। जब हम यह जान लेते हैं कि वास्तव में असफलता सफलता प्राप्ति की ही एक सीढ़ी है ना। उस दिन हमने स्वाध्याय किया था, तो उसमें भी कहा था कि ये एक टेम्पोलिन की तरह है। जित पहली बार हल्के से जाओगे, दूसरी बार और तेज जाओगे, इसी तरीके से हमेशा प्रसन्न रही मास्टर्स। इसके बाद तीसरी अवस्था है जागरूकता की। आत्मज्ञानी क्या होता है, वो जागरूकता का अर्थ अब क्या होता है, भूतकाल, भविष्य यानी तब और वहां से निकलकर अब और यहाँ। राइट, कहते हैं ना स्वाध्याय में अपना 100% दो, तब आप क्या रहोगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, तो 100% होता ही होता है। जो हमारे दिमाग है ना, मल्टीटास्किंग के लिए नहीं है। अगर आप पढ़ो भी ना, कहीं गूगल भी कर लेना, ये एक काम एक बार ही अच्छे से करने पर हम करते हैं 50 काम में, फिर वो कोई भी परफेक्ट नहीं होता हमारा। तो ये यही कह रहे हैं कि तब वहां की बजाय अब और यहाँ, इसमें आ जाओ। वर्तमान क्षण में रहना, शाश्वत समय में रहना। तो मास्टर्स, इसके बाद जो अभी मैंने आपको बताया, अंतिम अवस्था क्या है, उत्साह और उमंग के साथ जीना। तो हम सब आत्मज्ञानी के स्वभाव में आने की प्रार्थना करते हैं, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम कर देती हूँ। जितना मुझसे बन सका कोशिश करी पत्री जी के विचारों को रखने की। थैंक यू डिवाइन मास्टर्स।
Thank you very much. Thank you, angels, archangels. Thank you, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, and thank you इस ग्रुप की एनर्जी का, नो योरसेल्फ ग्रुप का. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू यू मीनू जी. थैंक यू रितु, थैंक यू रितु जी। आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, बहुत सुंदर। आपने जो पत्री जी का भी मैसेज दिया है, जिससे कि हम अपने ध्यान में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों के लिए प्रश्न भी उठते हैं। तो इनसे हम यहाँ से हमें काफी उत्तर मिलते हैं कि मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, या हमें विपासना करनी चाहिए। आपने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया, राइट। और ये जो पुस्तक जो हमने शुरू की है, और इसमें सच में है कि मृत्यु, जिनके जो प्रश्न होते हैं कि मृत्यु के बाद लोग कहाँ जाते हैं, मर जाते हैं, उनके परिजनों के प्रति इतना प्रेम, इतना दुख। तो धीरे धीरे हम इस यात्रा में जानेंगे कि हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, और कैसे कैसे उन्होंने डार्विन लॉ को भी दिखाया कि देखिए आज ऐसा नहीं है। साइंस में भी हमें सब कुछ वही बताया गया था कि हम अडेप्ट होते जाते हैं, एक एक जो हमने जन्म लिए हैं। क्योंकि गीता में भी वही है कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, ना जायते मृगतेवा कदाचि नेयम भूत्वा और भवितावान्य भूय, यानी आत्मा कभी मरती नहीं है, वो कोई ना कोई अगला जन्म होता ही है, पुनर्जन्म होता है। तो मास्टर्स बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। और इस चैप्टर से रिलेटेड रितु जी हमारे साथ, उन्होंने इतना सुंदर जो स्वाध्याय किया है। तो कोई प्रश्न हो या इस पुस्तक से रिलेटेड, या मृत्यु है, जन्म है, जो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किए हैं, तो अपने हैंड रेस करें या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे कि हमें ये लगे कि हाँ, हम इस चैप्टर तक समझ रहे हैं, और आप लोग यहाँ प्रेजेंट मोमेंट के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। तो मास्टर्स अपने हैंड रेस करें, कोई भी चीज हो, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, आपको समझ में आ रहा है वो भी आप बता सकते हैं। तो जिससे कई चीजें होती है हम लोग भी मिस कर देते हैं, तो आप भी उसमें बता सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। राइट सुनीता जी, अपना कैमरा ऑन करें मैम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने। वेलकम सुनीता दीदी. वेलकम. थैंक यू मास्टर्स, बहुत ही अच्छा स्वाध्याय। सभी को आत्मवंदन, सभी को नमस्ते। और जैसा कि अभी पशु जगत के बारे में बताया रितु जी ने, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे पास एक डॉग है, लेब्राडोर। वो मेरे बेटे ने लाके हमें दिया था। तो वो इतना ज्यादा समझदार है, इतना ज्यादा समझदार है कि अगर दो लोग, मतलब घर में हम लोग फैमिली मेंबर्स उसके बारे में कोई बात भी कर रहे हैं ना, कि उसको यहाँ जाना है तो यहाँ छोड़ देंगे, या इसके लिए ये चीज ठीक नहीं है, तो उसको समझ में आ जाती है बात। और अगर उसके फेवर में बात नहीं है तो इतनी जोर से भौंकता है, इतनी जोर से लड़ता है कि क्यों ये बात कर रहे हो आप लोग। और हर बात वो समझता है, हर फीलिंग्स को वो समझता है। और जब मैं ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो यही मेरे पास ही पैर के नीचे ही बैठा रहेगा पूरे टाइम। और इतना अफेक्शन मांगता है, इतना लव मांगता है, इतना लव मांगता है कि मैं बताएं, उसको सिर्फ लव चाहिए। जो आएगा उसको बोलेगा कि मुझे प्यार करो। और मेरी डॉटर का तो वो पूरा बेटा ही है, मतलब वो ईच एंड एवरीथिंग उसके लिए करती है, बहुत ज्यादा उसको अफेक्शन करती है। तो जो सोल इतने सारे दसियों हजार या पता नहीं पचासों हजार जन्म लेके यहाँ तक पहुंची है, आज वो हमारे घर में रह रही है, तो ये हमारी भी ड्यूटी बन जाती है। अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर हम ध्यानी हैं, तो हमारी भी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम भी उनकी सोल इवॉल्व करने के लिए जो सपोर्ट दे पाए, जो भी उनके लिए कर पाए। मतलब सिर्फ लव ही नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब एक बंदा, एक सोल आपके साथ रहती है, तो सारा कुछ उसके लिए आप वैसे ही करते हैं जैसे आप अपने बेटे बच्चे के लिए करते हैं, तो वैसा ही आपको करना होता है। तो ये हमारी ड्यूटी है और वो हम सबको करनी चाहिए और समझनी भी चाहिए। तो ये चीज इस बुक में बहुत अच्छे से बताई गई है कि हर सोल की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और अपनी एक जर्नी है। तो ये सोल जर्नी जो है वो हमें अपनी सोल जर्नी के साथ जोड़ के उसको हम कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए। सो थैंक यू, बहुत सुंदर स्वाध्याय। थैंक यू मास्टर, थैंक यू, थैंक यू ग्रेटिट्यूड। सुनीता दीदी. थैंक यू सुनीता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो पेट नहीं है, अपनी कोई भी नहीं है। किंतु मैं अभी ऋतु रानी वाला जो नो योर सेल्फ ग्रुप में है,
और उनके पास अपनी एक पेट है, कैंडी नाम है उसका। और सच में मैं उसके साथ थी इतने समय से, तो अब मैं अपने घर आ गई हूँ। और हर टाइम हर टाइम उसकी इतनी केयर, उसको अभी कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, तो उसकी इतनी सेवा की है रितु ने कि शायद अगर रितु ना करती तो वो आज ना होती। उसकी इतनी कंडीशन ऐसी हो गई थी। सही बात और बिल्कुल उसके अंदर इतना प्यार है कि हम सच में अगर कोई भी एनिमल्स हो आज हमने पाल लिया है तो क्या, वो तो हमारे अपने घर के हो गए हैं। किंतु हम बाहर भी जब निकले ना, तो हर है। एक से जब प्यार करेंगे तभी हमारी यात्रा पूरी हो। क्योंकि बिल्कुल। हमने अपने घर वाले को जो पाला उसको तो हम बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं, वो तो हम अपने बच्चे की तरह प्यार कर रहे हैं। किंतु जब हम बाहर निकलते हैं, उनके साथ भी अगर हम वो करने लगे तो हमारे अंदर बिल्कुल। परिवर्तन होता है। बहुत बहुत लोग कर रहे हैं अब तो। बिल्कुल, अब बहुत बहुत लोग अवेयर हैं, बिल्कुल। यंगस्टर्स तो इतने हैं कि रात में गाड़ी में खूब सारा दूध ब्रेड चैपी सब लेके आते हैं, बकायदा फीड करते हैं सारे स्ट्रीट डॉग्स को। और मतलब बहुत अब तो हाँ, अवेयरनेस बहुत और मैंने ज्यादा है। कोविड टाइम में भी देखा है उनके संग बहुत अच्छी तरह से उनको फूड देना, जबकि लोगों के घरों में लोग बंद हो गए थे, तो उनके लिए अलग से वैन आती है, उनको खाना खिलाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हमें यहाँ से सीखनी भी चाहिए इन सब चैप्टर से। और अपने आप को बहुत सुंदर, सुनीता जी आपका एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, मास्टर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी जी, दीपा जी। जी जी, दीपा जी बताइए। आत्मंदन सभी मास्टर्स को। रितु जी बहुत अच्छा स्वाध्याय रहा है, मैंने तो थोड़ा सा ही सुना, बट जो भी एंड था बट बहुत अच्छा था, तो मुझसे शेयरिंग करे बगैर रहा नहीं गया। और एक जो डॉग्स की बात है, तो मेरे पास भी एक डॉग है। और मैं कुछ लाइन बोलूंगी कि मेरे पास डॉग नहीं था, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो एक कहते हैं ना कि एक इंट्यूशन आता था कि डॉग को मैं हमेशा डेली एक रोटी दो रोटी खिलाया करती थी जब मेरे पास डॉग नहीं था। तो ना फिर अचानक से एकदम से फिर मेरे अंदर वो कैसे वो एकदम फीलिंग जागी, क्योंकि मैंने कभी भी डॉग को कभी भी पाला नहीं था, कभी मैंने उसकी कभी कोई टेक केयरिंग कुछ भी नहीं किया था, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं डॉग को पालूंगी। लेकिन वो एक छोटा सा मेरे पास 40 दिन का एक डॉग मेरे पास था, मैंने उसको केयर किया एक बच्चे की तरह। और आज वो 1 1.5 साल की हो गई है, तो इतनी प्यारी है वो। और मैं भी अभी ऋतु यहाँ ऋतु के एब्सेंस में भी मैं उसके डॉग को की टेक केयरिंग मैं ही कर रही हूँ 2 3 डेज के लिए। तो बाई टचबुल मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, इतना अच्छा लगता है, सच में इतना अच्छा लगता है इनको। मतलब लगता है कि वो उसको देख करके कि वो बेचारी वहां एक दरवाजे पर बिल्कुल बैठी हुई है और उसका वेट कर रही है कि कब मेरी मम्मा आएगी मेरे पास। और मैं उसको देख कर इतनी इमोशनल हो जा रही हूँ कि मैं कि अरे ये कितना इन लोगों को, मतलब कितना इन लोगों को होता है कि मैं समझती हूँ इंसान तो भूल जाते हैं छोड़ देते हैं, बट ये लोगों में बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये लोग जब तक उनकी मम्मा या जब तक उनका कोई भी ऐसा पूरी तरह से ही कुछ अपने आप भी को अगर समर्पित कर देते हैं अपने मालिक के ऊपर, राइट। बिल्कुल एकदम सरेंडर भाव से, इतना अच्छा मुझे मतलब उस देखते हुए लगता है कि सच में इन लोगों पे कितना भी करो। अनकंडीशनल। और बिल्कुल ये चीज प्रकृति अनकंडीशनल। के साथ भी है, क्योंकि मैं ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। मतलब चिड़ियाओं के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बटरफ्लाई, आजकल तो एक बटर मतलब फ्लाई ब्लैक कलर की, जैसे ही मैं बाहर जाऊंगी पता नहीं ऐसे गोल घूम के जाती है। मैंने कहा अरे ये ब्लैक बटरफ्लाई भी होती है। हाँ, आजकल दिखने लगी हैं, आजकल दिखने हाँ लगी हैं ब्लैक ब्लैक, राइट। दिखने लगी है, क्योंकि बहुत चारों समय तरफ के इतनी बाद अभी खूबसूरती बटरफ्लाई है। बीच में नहीं दिखती थी। हाँ अभी आ, काफी दिख रही हैं। अभी और हमारे यहाँ उनको भी आने लगे। पेड़ के साथ भी, अभी मेरे साथ करंटली हुआ 2 महीने येलो पहले। एंड लेमन येलो एंड ब्लैक, दो कलर की हाँ दिखने लगी। बहुत दिखने लगी है, और फ्लोरेसेंट कलर की भी। मतलब राइट, हाँ। अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने ऐसे एक हग चीज और प्लांट। नोटिस किया है, पता नहीं ये चीज सभी नोटिस किए, जब वो हमारे अराउंड ऑफ होते हैं ना पेट्स, तो वाइब्रेशन भी चेंज हो जाती यस यस। है वो ना? हमारे, हाँ, वो हमारी हाँ, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब वाइब्रेशन करते हैं। चेंज हो जाती है इतना, मतलब हमारे अंदर इतना ग्रेटिट्यूड इतना लविंग नेचर जैसे होता है, तो हमारे अंदर सरेंडर की भावना आ जाती है। अगर हमें कभी गुस्सा भी आ रहा होगा या किसी के प्रति हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, वो मतलब वो खत्म हो जाते हैं। वो अगर आप थोड़ी देर भी उनके अराउंड ऑफ उनके पास रहोगे ना, तो वो थॉट्स ही खत्म हो जाते हैं। ये मैंने देखा है ये चीज को। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो मतलब इसीलिए हाँ, तो पेट्स कहते हैं ना, जितनी भी इसीलिए हमारे कहते घर हैं की लोग पेट्स को नेगेटिविटी को रखना एब्जॉर्ब चाहिए। कर लेते
हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत थैंक यू अच्छा। दीपा जी। थैंक निर्मला जी का भी हैंड रेज है, हम लोग समय का ध्यान रखते हुए। हाँ, समय का ध्यान रखते फिर ध्यान हम हाँ जी मेडिटेशन। निर्मला जी जी। नमस्ते ऋतु जी, नमस्ते सभी लोगों को। इतना अच्छा आपने स्वाध्याय कराया, एक एक चीज शुरू से लेके आखिरी तक सब चीजें समझ में आई कि किस तरीके से हम बढ़ते चले आ रहे, कहाँ से चले और कैसे कैसे चले। बहुत अच्छा लगा, कोई चीज भी नहीं छूटी। बहुत बढ़िया, बस यही कहने के लिए मैंने आपसे वो किया कि बहुत अच्छा था स्वाध्याय, शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। थैंक यू वेरी थैंक यू थैंक वेरी मच निर्मला जी, कोशिश थी एक। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत बढ़िया कोशिश और बहुत अच्छी किताब है। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है इसमें। और चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, किताब चलिए, बहुत बहुत। हर मास्टर, हर नया चैप्टर, हर नया मास्टर हमको मिलेगा और बहुत अच्छे से, मतलब एक नया ही एक्सपीरियंस, जैसे एपिसोड चेंज होते हैं ना किसी राइट। सीरीज, हर नए वैसे मास्टर के एपिसोड। साथ हर टॉपिक भी नया होगा, हर चैप्टर के साथ, तो बहुत एक बार मजेदार। एक बार ये बुक कर भी चुके हम लोग मधु सोनी जी के यहाँ। हम्म। उन्होंने भी एक पूरी बुक कराई थी, पूरी के पूरी। बहुत आनंद आया था और दोबारा से तो और ज्यादा जी, मतलब। जितनी बार पढ़ेंगे ना उतना कुछ नया कुछ सीखने भी मिलता है। राइट, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए, थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू। तो मास्टर्स, अब हम सज्जन सांगत्य के बाद अब अपने ध्यान की यात्रा की ओर चलते हैं। तो ऋतु जी, आप ध्यान कराएंगे जी। जी, आप म्यूजिक दे दीजिए। मैं जी आप सब पानी पी लीजिए प्लीज, पहले थोड़ा सा ध्यान से पहले पानी पीना चाहिए हमें। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं, समय भी स्टार्ट हो चुका है कि मून अपनी एक्लिप्स की और धीरे धीरे उसका होने लग गया है सिस्टम। तो आज हम मून मेडिटेशन, आज आपको, आज चलो आपको चांद पर ले जाए। मीनू जी गाना भी गा सकती हैं आप, 2 लाइन, आपको गाने बहुत अच्छे आते चलिए, शुरू कीजिए। हैं। आओ छुत, कैसे है वो? आप बताइए। आओ चलो चांद पे ले जाए। चांद पर ले ले जाए, प्यार प्यार भरे सपने सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। हो, आओ तुम्हें चांद पे चांद ले पे जाए। थैंक ले। यू ऋतु जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और हम लोग सब चांद चलिए की आज यात्रा तुम्हें चांद करेंगे। पर लेकर चलते हैं। एक प्यारा सा ध्यानियों का बंगला बनाते हैं। हम सब सोल्स हाथ पकड़कर वहां पर बैठेंगे और म्यूजिक के साथ आनंद, उस शीतलता को, बस आप सब अपना 100% देना, उस शीतलता को एब्जॉर्ब करना है ना अपने अंदर। कोशिश बिल्कुल। रहेगी मेरी कि आपको पूर्ण, बिल्कुल पूर्ण तरीके से। तो मास्टर्स पानी पी लीजिए और अपने चश्मे उतार दीजिए। पोजीशन ले लेंगे, हाथों की उंगलियां आपस में फंसा लीजिए। जैसा आप सब जानते हैं, आपकी आंखों से 80% ऊर्जा, हाथों से 10% और पैरों से 10% ऊर्जा बाहर जाती है। इसलिए आप प्रॉपर पोजीशन में बैठिए, सुखासन में बैठ जाइए। चेयर पर बैठे हैं तो पैरों के पंजों को क्रॉस कर लीजिए आपस में। आंख बंद कर लीजिए। म्यूजिक दे दीजिए। मीनू जी, आ नहीं रही है आवाज। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। मास्टर्स, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। अभी ठीक है हाँ जी ठीक है, आवाज फिर मेरी सुन पाएगी। जी। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी नाक के अग्रभाग पर ले आए। जो श्वास आ रही है, जो जा रही है, आती हुई श्वास इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, पॉजिटिविटी के साथ आपके अंदर जा रही है। और जाती हुई श्वास आपके सारे नकारात्मक विचारों की ऊष्मा को बाहर कर रही है।
सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे उस स्थान को महसूस करें जहाँ आप बैठे हुए हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान एड़ियों पर, पैर की टहनियों पर, सब तरफ से ध्यान हटा लें, बस अपना 100% देने की कोशिश करें। कुछ भी आसपास हो रहा है अभी इस समय भूल जाएं। बस आप और आपकी श्वास, कोई मंत्र जाप नहीं करना। ज्यादा विचार आए तो अपनी श्वास पर ध्यान ले आए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने घुटनों पर, अपनी श्वास महसूस करते रहें। पैल्विक एरिया पर, लोअर एब्डोमेन, नेवल रीजन। आपकी आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए, म्यूजिक कम करूंगी। अपर एब्डोमेन, अभी ठीक है? अपर एब्डोमेन। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी छाती के बीचों बीच ले आए। श्वास, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। थ्रोट, और आपका पूरा फेस, आपका फोरहेड, दोनों आईब्रोज के बीच में। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने सिर की चोटी तक ले आए। यहाँ आपका दशम द्वार, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर रही है। इस सुनहरी ऊर्जा, इस सफेद ऊर्जा को महसूस करें। आपकी चोटी से अंदर जाती हुई ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल थोड़ा चुकी आवाज कम है। कीजिए, वॉल्यूम कम कीजिए थोड़ा सा। पूरे शरीर में ये प्रकाश, सुनहरी प्रकाश आपका फैल चुका है। महसूस कीजिए इस प्रकाश को, सुनहरी प्रकाश को। आपके पूरे शरीर के अंदर इस समय मैं इनवाइट करती हूँ मास्टर्स को, डिवाइन मास्टर्स को, एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, आप सबके डिवाइन मास्टर, अपने डिवाइन मास्टर को, कि वो इस गोल्डन ऊर्जा से हमारे चारों तरफ एक वृत्ताकार पॉजिटिव एनर्जीज का एक प्रोटेक्शन हमारे चारों तरफ लगा दे। नाउ we all are protected by this golden energy. महसूस करें इस ऊर्जा को, आप सुरक्षित हैं इस सुनहरी ऊर्जा में। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। रिलैक्स योर शोल्डर्स, कंधे रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स।
रिलैक्स, कमर सीधी। अगर सहारा लिया हुआ है तो अपने सिर का पीछे का भाग सहारा टच नहीं होना चाहिए। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इस संगीत की लय के साथ धीरे धीरे गहरे उतरते जाएंगे। अपनी श्वास को अपनी नाभि तक महसूस करें। श्वास लें, नाभि तक लेकर जाएं इसको और धीरे धीरे छोड़ दें। पूरा श्वास लें, श्वास लें, अपनी नाभि तक श्वास को लेकर जाएं और छोड़ दें। महसूस कीजिए इस शाम की संध्या वेला को। सूरज अस्त होने को है, अपने सुंदर रूप को वो ले चुका है। कहीं सुनहरी, कहीं संतरी रंग का प्रकाश, एक दीपक की भांति जिसकी लौ आपके हृदय में प्रज्वलित हो रही है। उसी प्रकार ये सूर्य भी देखिए कितना सुंदर अस्त होने को तैयार है। उसके सुंदर स्वरूप को मन ही मन में देखें। कितना सुंदर सूर्य है। बादल भी कहीं कहीं संतरी हैं, कहीं सिल्वर कलर के हैं, कहीं वाइट कलर के हैं। कितना मनोरम दृश्य है। पक्षी भी अपने घरों को लौट रहे हैं। पशु भी अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। धीरे 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 सूर्य अस्त होता गया और तारे टिमटिमाने लगे। कहीं कहीं कोई तारा मुझे नजर आ रहा है। इन तारों जैसी 72,000 नाड़ियां मेरे अंदर भी टिमटिमाती रहती हैं। मेरे ध्यान के प्रकाश से वो भी शुद्ध होती रहती हैं। कितने सुंदर तारे हैं, पूरा आकाश तारों से भरा हुआ है। धीरे धीरे चांद आने को तैयार है। वो भी धीरे धीरे संतरी रंग का बड़ा सुंदर सा प्रतीत हो रहा है। आज मैं इस चांद को ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार देख रही हूँ, इतने करीब से। महसूस कीजिए इसके सुंदर मनोरम रूप को। ठंडी ठंडी हवा चल रही है इसके आसपास। आपका शरीर उस ठंडक को महसूस कर पा रहा है। कितनी सुंदर ये ठंडक है, कितना सुंदर रूप है प्रकृति का, कितना सुंदर ये रूप है। जैसे एक पक्षी होता है उसकी तरह मैं स्वच्छंद इसके आसपास उड़ रही हूँ। अपने रूप को देखिए, अपने हायर सेल्फ से मिलिए। प्रणाम कीजिए अपने हायर सेल्फ को और देखिए कितने सुंदर आप लग। मिलिए अपने हायर सेल्फ से। धीरे धीरे आगे बढ़िए। देखिए उस चांद की कितनी सुंदर शेडो
सुंदर सी नदी के अंदर पड़ रही है। झरझर करती हुई, सुंदर म्यूजिक देती हुई ये नदी, ये झरने बह रहे। जैसे ये झरने बह रहे हैं, इस समुद्र के अंदर लहरें चल रही हैं, ऐसी मेरे शरीर में भी इस पूर्णिमा पर इसी प्रकार ये लहरें चलती हैं। इस शीतल सा से उन सुंदर लहरों को शांत होते देखिए जो आपके शरीर में भी उठती हैं, इमोशंस की, फीलिंग्स की। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इसकी कलकल ध्वनि को सुनिए, झरने की सुंदर सी कलकल ध्वनि को सुनिए। इसके किनारे पर बैठकर उस आभास को महसूस कीजिए मास्टर्स। कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। चांद अपने फुल ब्लूम पर आ चुका है। कहीं कहीं रात के जो पक्षी उड़ते हैं उनका संगीत भी सुनाई दे रहा है। अब मैं भी शांत हूँ। धीरे धीरे मैं अपने अंदर अपने सुंदर से संगीत को सुन पा रही हूँ। अपने आसपास की प्यारी सी मिट्टी को, वो भी शीतलता से भरी हुई है, उसको महसूस कर पा रही हूँ। रात की रानी की खुशबू को महसूस कर पा रही हूँ। इस मनोरम दृश्य को मैं अपनी आंखें बंद कर कर अपने अंदर जज्ब कर रही हूँ। धन्यवाद कर रही हूँ इस यूनिवर्स का मुझे ये पल देने के लिए। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। उस मिट्टी के आभास को, उसमें हाथ हिलाकर देखिए, कितनी प्यारी ये मिट्टी है। कोमल कोमल इसका स्पर्श, नदी के किनारे की मिट्टी। महसूस कीजिए उसकी सौंधी सौंधी सुगंध को। याद कीजिए अपने बचपन के दिनों को, जब आप मिट्टी से खेलते थे, प्यारी प्यारी आकृतियां बनाते थे। अभी उस आनंद के साथ मस्त हो जाइए, इस मिट्टी के साथ उस बचपन में लौट आइए। आनंद लीजिए इस पल का। कोई बात नहीं, आप गीले हो गए, आपके कपड़े मिट्टी में हो गए, कोई बात नहीं। इस चांद की शीतलता के साथ सुंदर सुंदर आकृतियां मैंने बनाई। आसपास हरी घास भी उगी हुई है, थोड़ी सी मखमली घास। धीरे धीरे मैंने उस पे चलना शुरू किया। मेरे पैरों को एक गद्दे की तरह आराम दे रही है ये घास। यही तो मुझे चाहिए था। चांद की तरफ देखिए, निहारिए उसको। मन ही मन चांद की तरफ देखिए, निहारिए उसको। कितना सुंदर दृश्य वो आपको दिखा रहा है। उसके चारों तरफ एक बड़ा गोला भी बना हुआ है। वो अपनी दिव्यता को प्रस्तुत कर रहा है उससे। कहीं तारे हैं,
कहीं नीला आकाश दिख रहा है, कहीं काला। दिव्यता से भरपूर दृश्य। अब मैं एक चट्टान पर जाकर बैठ गई हूँ और इस सुंदर सी चांद की रोशनी और इसकी शीतलता के साथ ध्यान की स्थिति में अपनी ध्यान में जा चुकी हूँ। प्रकृति भी तैयार है मुझे ब्लेस करने के लिए। ऐसे लग रहा है जैसे मैं इस चांद के समक्ष ही बैठी हुई हूँ। महसूस करिए इस पल को और धीरे धीरे गहरे गहरे उतरते जाइए ध्यान के अंदर। इस चांद की आभा को अपने अंदर समेटते हुए, इस ठंडक को समेटते हुए कि आपकी सारी अंदर की जितनी भी ऊष्मा आपकी जो आपके लिए काम की नहीं, उसको सबको बाहर कर रहा है, शीतलता को प्रदान कर रहा है। एब्जॉर्ब कर लीजिए इस शीतलता को, इस प्यार को, इस ठंडक को महसूस कीजिए और ध्यान मग्न हो जाइए। छोड़ते रहें, छोड़ते रहें। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास।
चांद की रोशनी एक सुंदर पिरामिड का आकार ले चुकी है, जो ऊर्जा से भरपूर है। दिव्य पिरामिड का प्रकाश, इसकी ऊर्जा मेरे ऊपर प्रवाहित हो रही है। सारी प्रकृति आनंद मग्न है। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। और अपने ही आंतरिक आनंद में डूब जाएं। सुंदर सा ये सफेद प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है। आपकी सारी जितनी भी पीड़ाएं, दुख, दर्द हैं, सबको खुशी में परिवर्तित कर। आप एक लाइट वर्कर बन चुके हैं और अपने इस प्रकाश से, इस ध्यान के ज्ञान के प्रकाश से चारों तरफ प्रकाश फैला रहे हैं। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। प्रकाश से आपके सातों चक्र क्लींस हो चुके हैं। महसूस करें इस ऊर्जा को सिर से टेल बोन तक, टेल बोन से सिर तक प्रवाहित हो रही है आपके अंदर। आनंद लें अपनी शक्ति का, शिवा शक्ति का, आपकी ऊर्जा और ध्यान के मिलन का। आनंद मग्न। मेरे शरीर का रोम रोम चल रहा है। इस फूल माटी में सुगंधित हो रही है। मेरी आत्मा सुगंधित हो रही है। ज्ञान की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। मैं अपने श्वास गुरु के साथ इस आनंद को महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मास्टर्स अपना 100% दीजिए। प्रकाश को अपने अंदर जज्ब होने दीजिए। विस्तार को होने दीजिए मास्टर्स। खुल जाइए पूरी तरह से, अपने विस्तार को होने दीजिए।
रहने दें। इस ठंडक को महसूस करें, चंद्रमा की किरणों को महसूस करें। चंद्रमा भी अपनी पूर्ण छटा बखेर रहा है और आपके अंदर सारी 16 कलाएं भर रहा है। सुनने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, कार्य को कुशलता से करने की शक्ति। आप एक संपूर्ण आत्मा है। सारी शक्तियां आपके अंदर इस ध्यान के प्रकाश के साथ भरती जा रही हैं। आप पूर्ण होते जा रहे हैं। इस ऊर्जा के साथ अपनी इस पूर्णता को महसूस कीजिए मास्टर्स। कोई भी विचार है उसमें अटके नहीं, अपनी श्वास गुरु पर ध्यान ले आए। पूरे यूनिवर्स को आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ उस विधाता का जिन्होंने मुझे बनाया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मन का, वो बहुत खुश है, बहुत शांत है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे सफल बनाता है। मैं खुद को वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे मैं अभी हूँ। मैं खुद को बिना शर्त स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ संपूर्ण हूँ। मैं काफी हूँ। मैं लगातार बढ़ रही हूँ, विकसित हो रही हूँ। मैं प्यार के काबिल हूँ। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। मेरा अपना प्यार प्राथमिकता है। मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ, करती हूँ। वह सब कुछ जो यह मेरे लिए करता है, मैं उसकी कदर करती हूँ, करता हूँ। मैं वही हूँ जो मुझे होना चाहिए। मैं खुद को चुनती हूँ, मैं खुद को चुनता हूँ। मैं सुंदर हूँ, अद्वितीय हूँ, मैं बहुत ही खास हूँ। मैं एक कामयाब इंसान हूँ। मुझे खुद पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा है। मैं जीवन की सारी खुशी और कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इस आनंद के साथ श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए मास्टर्स। और चंद्रमा आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए तैयार है, आपको देने के लिए, मुझे देने के लिए। शरद पूर्णिमा का दिन, श्वेत किरणें और आपका ध्यान मग्न श्वेत शरीर, ऊर्जा लाइट की तरह आपका शरीर चमक रहा है। आपकी 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं। ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक ये प्रभाव बना हुआ है आपके अंदर। धीरे धीरे मास्टर्स जिस जगह आप बैठे हुए हैं वहां ध्यान ले आए। मदर अर्थ को प्रणाम करें।
और परमिशन मांगे मदर अर्थ से, माँ मुझे मेरी ग्राउंडिंग करने दीजिए। जो भी चीज मेरे काम की नहीं है आप उसे पॉजिटिव चीज में परिवर्तित कर दीजिए। एक वृक्ष की भांति मेरे जड़ों को विस्तार दीजिए जिससे मैं भी स्थिरता का अनुभव करूं, स्टेबल रहूं। देखिए कैसे आपकी जड़ों का विस्तार हो रहा है। देखिए अपने जड़ों का रंग कैसे वो परिवर्तित हो रही हैं, प्योर हो रही हैं। जितनी भी अशुद्धियां थी उनकी सब हटती जा रही हैं आपके ध्यान के प्रकाश से। फैलाव देखिए, फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। अपने इस फैलाव को महसूस कीजिए और स्थिरता को अनुभव कीजिए। थैंक यू कीजिए मदर अर्थ का कि उन्होंने आपको परमिशन दी। थैंक यू कीजिए एंजल्स का जो आपको जब जरूरत पड़ेगी आप इस अर्थ से, इस मिट्टी से मिलेंगे तो वो आपको पॉजिटिविटी देंगी। मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं उधर अपना ध्यान दे रहे हुए कमरे को महसूस कीजिए जहाँ आप बैठे हुए हैं। अपने भौतिक शरीर में आने की तैयारी कीजिए। आपको इस दुनिया में रहना है, इस पाठशाला में रहना है, सीखना है सब कुछ और कार्य करना है। अपने कर्म के अनुरूप कार्य करना है। अच्छे अच्छे ध्यानियों के साथ रहना है और ध्यान का फैलाव करना है। शाकाहारी बनना है, मास्टर बने हैं आप, ध्यानी बने। पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करना है। थैंक यू कीजिए इस पिरामिड ऊर्जा का। थैंक यू कीजिए मून का। थैंक यू कीजिए ग्रेटिट्यूड इस यात्रा का और धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाए मास्टर्स। धीरे धीरे वापस आ जाइए अपने भौतिक शरीर में। मैं धीरे धीरे सबका धन्यवाद करती हुई अपने भौतिक शरीर में वापस आ रहा हूँ, वापस आ रही हूँ। अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाइए, हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा लूज करिए और अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। अब आप हाथ हटा सकते हैं और फुल ग्रेटिट्यूड के साथ सबको ब्लेस कर दीजिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप इस ध्यान की यात्रा में सफल हो पाए और वापस आ पाए अपने शरीर पे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। आप चाहें तो पानी पी सकते हैं और अभी बैठना चाहें तो आंख बंद करके बैठ सकते हैं। कोई अपना एक्सपीरियंस या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, वैसे तो शांत हो जाते हैं हम, पर फिर भी अगर चाहें तो पूछ सकते हैं। आपका पानी अफर्म हो ही चुका है परमिशंस के द्वारा। मीनू जी ट्रांस स्टेट में हैं शायद, म्यूजिक चलने दीजिए, कोई बात नहीं। तो मास्टर्स हाँ एंड कर दें मीटिंग को या कोई कुछ कहना चाहेगा? रुकिए मैं म्यूट कर देती हूँ, है ना, मैं भी होस्ट हूँ। कौन होस्ट है देख लेते हैं। हाँ मैं होस्ट हूँ। एक सेकंड। आप होस्ट हैं? मैं हूँ, मैं को होस्ट हूँ। मैं आप होस्ट है, मैं भी तो होस्ट हूँ। तो आप कर दीजिए। तो मास्टर्स
कोई अगर शेयर करना चाहे या पूछना चाहे तो पूछ सकता है कुछ भी। थैंक यू रितु जी, बहुत गहरे ध्यान में थी, मुझे नहीं पता चला। हमने आपको म्यूट कर दिया इसलिए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपने शरद पूर्णिमा का गहरा ध्यान किया। मेरा खुद का लग गया था लास्ट में म्यूजिक। मैं तो कहूंगी और कोई अगर बैठना चाहते हो तो बैठे रहें। हाँ मैं हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ करके इसको लगा के रख दूंगी, आप करते हाँ रहिए जिन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ, लगा रिकॉर्डिंग ऑफ, दीजिए। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए आप। हाँ जी। थैंक यू रितु जी, थैंक यू मास्टर्स, इस स्वाध्याय में जितने जुड़े रहे उन्होंने ऊर्जा दी। और सोमवार को हम फिर मिलेंगे अपने नए चैप्टर नए मास्टर के साथ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।